हेलो एवरीवन। जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत एमएनसी एजुकेशन की तरफ से। एमएनसी एजुकेशन आप लोगों का इसके जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज के सेट 12 ऑफ 25, जिनमें कि हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम, जिनका की डेट था 25/8/2017 से लेकर 6/9/2017 के बीच। तो उनके उसका एक पेपर हमने लिया है, तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनुअल एग्जामिनेशन भारती गॉट 3150 marks and Prapti got 2950 marks. If Bharti got 63% marks, what is the percentage of marks got by Prapti? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर हम समझें तो हमारे पास यहाँ पर है कि भारती गॉट 3150 marks and प्राप्ति गॉट 2950 marks. ए भारती गॉट 63% मार्क्स। तो ये जो भारती है ना, उसका क्या है, वो 63% मार्क्स है। तो मतलब 63 ऑफ एक्स, अगर हम एक्स टोटल मार्क्स मान लेते हैं तो 63% ऑफ एक्स जो है वो है 3150 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 63 से ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जो है वो है 5000। समझ गए? तो मतलब टोटल मार्क्स जो है कितने थे, 5000 थे। अब प्राप्ति को कितने मिले हैं, 2950। तो प्राप्ति के लिए हम ये चाहते हैं कि कितना परसेंट उसका बन रहा है। तो 2950 अपॉन ये परसेंटेज मार्क्स गेट के लिए हमने कर लिया, टोटल मार्क्स इनटू 100। हम किसी का परसेंटेज मार्क्स कितना मिला है ये कैसे पता करते हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करा करके। ठीक है ना बात? तो ये देखिए, 2 जीरोज इधर कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर हम कराएंगे तो 5 5 जा 25, 4 बचा, 5 9 जा, तो मतलब ये 59 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। ठीक है। तो 59% मार्क्स प्राप्ति को मिले, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन 2016 pulses were sold at rupees 120 per kg. This year in 2017, मतलब एक साल की बात है, इट इज़ बीइंग सोल्ड, क्योंकि पेपर जो है 2017 में हुए थे, तो इट इज़ बीइंग सोल्ड एट 135 per kg. What is the percentage increase in the price of pulses in a year? तो यहाँ पर जो है एक साल में कितना बढ़ गया। अब देखिए 120 है और वो बढ़ के कितना हो गया, 135। तो टोटल इंक्रीमेंट तो 15 रुपीज़ का हुआ ना। लेकिन परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जो बेस प्राइस है वो हम पुराना वाला प्राइस जिसमें कि बढ़ोतरी या कमी आई है वो लेते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में, और इनटू 100 कराएंगे तो ये परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज जो है ये आ गया 15 से, ये कितने में 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 8 से जब 100 को हम कैंसिल कराते हैं तो ये 12.5 आ जाता है। तो 12.5% हो गया, जो कि डी ऑप्शन के समान है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीवी सेट वॉज कोटेड एट 24,500 in 2015. In 2017, it is quoted at 27,440. What is the simple percentage increase per annum in the price of TV set? अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है 2015 और 2017 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टाइम जो है 2 years लगा है इनको। यहाँ ये जो प्राइस ऑफ टीवी सेट है उसको 24,500 से 27,440 तक पहुँचने के लिए। ठीक है। तो ये सिंपल परसेंटेज इंक्रीज मतलब ऐसा ही एक तरह से हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कितना डिफरेंस रह गया, मतलब इंक्रीमेंट कितना है वो पता कर लीजिए। इंक्रीमेंट जो है वो है
27,440 में माइनस करा दीजिए 24,500 को, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 2940, ठीक है। तो इतना इसका एक तरह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट हो गया, इंक्रीमेंट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी लगाने जा रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास SI हो जाएगा कि P हम ले लेते हैं 24,500 को, तो 24,500 टाइम हमारा 2 हो गया क्योंकि 15 से 2017 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो है वही पता करना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है ना, और अपॉन में 100 वो तो होता ही है PTR बाय 100, और ये 2940 जो नेट इंक्रीमेंट है उसका उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात इतना समझ में आ गया। तो ये 2 जीरोज हम कैंसिल करा लेते हैं, तो हमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2940 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 245, ठीक है। अब 245 है तो इनको कैंसिल कराना है, तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। 2 से अगर कैंसिल कराएंगे 1, ये 470, ठीक है। और फिर जब हम 245 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये कितने में जाएगा, पहले 5 से करा लेते हैं, तो 5 4 जा और 5 9 जा, ठीक है। और इधर आ जाएगा 5 2 जा और फिर 5 9 जा और 5 4 जा, ठीक है। 294 हो गया। तो फिर 7 से करा लेते हैं, 7 यहाँ पर 7 4 जा और 7 2 जा, और ये 7 से 6 में, तो 6% इंक्रीमेंट, 6% जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज है 6%, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ A% ऑफ 2500 इज 400, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। A% मतलब A बाय 100 ऑफ 2500 जो है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है, यही कह रहे हैं ना। तो हमें जो है A की वैल्यू पहले निकालनी होगी, क्योंकि फिर हमें 2A की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक ही साइड में है। फिर ये इधर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बाय 25 हो जाएगा। 25 से ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो A हमारा 16 हो गया, तो देयरफॉर 2A कितना हो जाएगा, 2A हमारा हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी कि 32, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ 65% ऑफ ए माइनस 37.5% ऑफ ए इज 4455, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि अगर हमें इतना कुछ क्यों करना है, हम सिर्फ परसेंटेज वाइज जो है माइनस करा लेते हैं। तो 65% माइनस 37.5% कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5, ये 4 हो गया तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो गया तो 2। 27.5% जो है ऑफ ए वो 4455 के बराबर है, मतलब 27.50 बाय 100 ऑफ ए जो है वो है 4455 के बराबर, ठीक है। तो एक तो ये और काम कर लेते हैं, ये तो हटाई दीजिए, ठीक है, एक ही जीरो रखिए यहाँ पर, मतलब 275 आ गया है हमारे पास, 275 आ गया है। अब ए की वैल्यू के लिए 4455 इंटू 1000 करिए और इधर 275 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको 25 से डिवाइड करा देंगे, 25 से कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे, तो ये हो तो जाएगा 25 1 जा फिर 1 जा 11 हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है 25 40 जा हो गया, 11 से इसको हम कैंसिल करा सकते हैं, तो 4 जा और फिर 5 जा, तो 405 हो गया ना। ये समझ में आ रही बात, 11 से ये 405 में हो जाएगा। उसके बाद जो है हम जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक जीरो तो लास्ट में होगा ही, फिर एक और जीरो हो जाएगा, एक 2 आएगा और 4 4 जा 16 आ गया, तो 16,200 देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया। 65% ऑफ ए माइनस 37.5% ऑफ ए, तो दोनों एक ही पे हमें अगर निकालना है तो हम उनके डिफरेंस का परसेंटेज निकाल कर इक्वेट करा दें, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सोनू ऑब्टेन 30% marks and failed by 5 marks. Monu obtained 32% marks and failed by 3 marks. Find the percentage of marks required to pass. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 30% मार्क्स किया और 5 मार्क्स से फेल हो गया। 30% मार्क्स और फेल्ड बाय 5 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स जो है हम दोनों की तरफ से निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स यहाँ पर 30% ऑफ एक्स प्लस 5 हो गया ये पासिंग मार्क्स, और दूसरा वाला जो बनेगा वो हो जाएगा 32% ऑफ एक्स और प्लस 3। समझ में आ रही है बात? तो ये आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 2x बाय 100, और ये 5 माइनस 3 तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो टोटल मार्क्स तो x जो है वो 100 हो गया। 100 मार्क्स है। उसके बाद जो है यहाँ पर 30% मार्क्स तो 30 हो गया और फेल्ड बाय 5, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया? पासिंग मार्क्स हो गया 35। समझ में आया? 30% ऑफ 100 कितना हो गया? 30 और प्लस 5 जोड़ दिया तो ये आ गया 35। तो 35% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स थे। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन फॉर ₹5280 राजा गेन्स 10%, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, बहुत ही आसान काम है, क्योंकि वो 10% जो है गेन किया हुआ है उसने, तो अगर हम सी को कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं तो 10% के गेन के बाद वो जो सेलिंग प्राइस है वो 1.1 सी के बराबर हो जाता है, और वो जो है बाय सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर 5280 है, तो ये आ गया। तो सी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 5280 और ये 1.1 इधर ले आइए। पॉइंट में 1.1 में पॉइंट जब हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। 11 से हम इसको डिवाइड कराते हैं तो 11 4 जा, तो यहाँ पर 8 ही हो गया, तो 88, तो 8 फिर 2 जीरोज, 4800 कॉस्ट प्राइस था उस मोबाइल फ़ोन का। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Let us now see question number 8. During discount sale season, a radio costing 3600 is sold at a loss of 5%. The price is further reduced by 8%. Find its selling price. अब मतलब सेकेंड रिडक्शन के बाद जो है वो पूछ रहे हैं कि कितना उसका कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 36,000 है, इनटू जब 5% के लॉस पे बेचा जा रहा था तो मतलब 0.95, और फिर फर्दर ये और 8% कम हो गया तो 0.92। समझ गए? इन सभी को हमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर हम जो है ये 0.95 और 0.92 को मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में तो हमें क्या मिलेगा? तो पहले ये 3600 है, एक्चुअली यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया, 3600 लिख लीजिए, और फिर इनटू में 0.95 और 92 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आएगा 0 4 7 8 और 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, फिर जो है 3600 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 0 4 6 4 1 3 और 2 जीरोज और आएंगे, और फिर हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो ये आ गया, तो मतलब 3146.4 यही आ जाएगा, 3146.4। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ सॉलिड हैविंग 10 फेसेस एंड 16 वर्टिसेस। अब देखिए एज, फेस और वर्टिसेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो शायद आपको याद ना हो,
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है। अगर E से हम एजेस को, F से हम फेसेस को, V से हम वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो E इज इक्वल टू एफ प्लस वी माइनस 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। 10 फेसेस दिया हुआ है तो फेसेस 10 हो गए, वर्टिसेस 16 दिए हुए हैं तो V 16 हो गया, -2 कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एजेस चाहिए वो मिल जाएगा, ये आ गया 24। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पर इसमें बात यह है कि आपको नंबर ऑफ एजेस के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 550 cc and its curved surface area is 220 square centimeter. Find its radius. Very easy question. यहाँ पर हमें करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर हमें 550 दिया हुआ है तो वॉल्यूम 550 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 220, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सी से हम डिनोट करा लेते हैं अगर, तो ये हो गया 2 पाई आर एच और ये है 220 के बराबर। समझ में आ रही है बात। अब जो है ये रेडियस निकालने को कह रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करा देते हैं। पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल वाले हैं उनको आपस में डिवाइड कराएंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर एच लेफ्ट में रखेंगे और इधर तो 2 पाई आर एच लेफ्ट में है ही। ठीक है, और इज इक्वल टू ये नंबर वाले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है हम राइट साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 5/2 आ गया, क्योंकि 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 और 20 बनेगा, फिर 0 0 भी कैंसिल करा देंगे तो 5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है पाई देखिए कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, एच से ये एच कैंसिल हो गया। हमें रेडियस निकालना था, तो रेडियस जो है, अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो गया, तो रेडियस हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर between 400 and 500 which when divided by 9, 15 and 6 will leave remainder 3 in each case. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जिससे भी हमें डिवाइड करना होता है, यहाँ पर 3 नंबर्स 4 नंबर्स जितने भी दिए होंगे, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका पहले आप एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 9, 15 एंड 6 निकाल लेते हैं। तो वो एलसीएम के लिए जो भी लॉन्ग डिवीजन आप लगाते हैं वो लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 15 और 6, तो 3 से हो जाएगा, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, तो ये कितना आ जा रहा है हमारे पास, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 10 हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना, तो एलसीएम इसका कितना आ गया 90 आ गया। एलसीएम जैसे ही 90 आ गया, अब हम यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करते हैं, मतलब ये 400 और 500 के बीच में ले जाना है। तो 9 से हम अगर इसको करें कि भाई 400 और 500 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 से डिविजिबल है, तो वो है 450। ठीक है, तो 450 जब है तो हम जो है यहाँ पर 450 तो ले आएंगे, तो वो तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 6 हो जाएगा, मतलब विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना, क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 रिमाइंडर होना चाहिए, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 450 नहीं, क्या होगा 3 उससे ज़्यादा होगा, ताकि हमें जो है हर एक केस में हमें जो है जब भी 9, 15 या 6 में से किसी से भी डिवाइड कराएं तो हर एक केस में हमें जो है 3 रिमाइंडर मिले। तो इसके लिए 453 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C option is the correct option for this question. Question number 12 देखते हैं। A spherical ball of 6 cm diameter is melted into a cone with base 12 cm in diameter. देखिए यहाँ पर दोनों जगह पे डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको रेडियाई निकालना पड़ेगा दोनों के जगह पे। फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालनी है हमें, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। स्फेरिकल बॉल ऑफ, अच्छा जब भी कोई चीज़ मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पर वॉल्यूम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम कंज्यूम नहीं होगा,
क्योंकि वो वॉल्यूम ही होगा जो कि एक से दूसरे में चेंज हो रहा होगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम ही हमारे पास ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं उनको, कीपिंग द वॉल्यूम सेम फॉर बोथ द शेप्स। जो भी शेप्स होंगे उनके लिए हमें उनको सेम रखना पड़ता है। तो एस्पेरिकल बॉल ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर, तो हम अगर वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यही करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/3, फिर पाई होगा, आर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 3 × 3 × 3 हो गया, 3 क्यूब। एक्चुअली 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, राइट ना। क्योंकि बॉल स्फेरिकल है इसीलिए हमें स्फेयर का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। ठीक बात। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इज मेल्टेड इनटू अ कॉन विद बेस 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ कॉन भी हमारा निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3, ठीक है, इंटू पाई r² h। अब r जो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 6 हो जाएगा, तो r² 6 × 6 हो गया। h को अभी हम सेमी रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, राइट। तो दोनों को जब हम इक्वेट कराएंगे तो हमारा देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 अपॉन में जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 से ये 2 टाइम्स में, ये 3 से 2 टाइम्स में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हमारे पास और 2 2 = 4 और इधर 4, तो बेसिकली h = 3 हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैंसिलेशन कराई गई है। यहाँ पर दोनों को इक्वेट करा दीजिए और जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करा दीजिए। h की वैल्यू आपको निकालनी है, h इज हेयर, h को आपको सेम रखना पड़ेगा, वो ऐसे भी कैंसिल होगा नहीं किसी से। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, आपती, ब्राह्मी एंड स्यूंदारी work in an organization which imply 15,000 employees. The ratio of Apti Jays to Brahmi Jays is 9:11. देखिए let us start. यहाँ पर आपती को A से, ब्राह्मीज को B से, एंड एज ऑफ स्यूंदारी जो है उसको C ले लेते हैं। फिर यहाँ देखिए 9:11, तो यहाँ तो 9:11 है, यहाँ पर 11:13 ही दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो हमें उनको बराबर बनाना होता, पर अभी दिया हुआ है तो लेट अस टेक इट। फिर उन्होंने कहा कि सम ऑफ देयर एजेस जो है वो 132 है। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम x ले लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि कॉमन फैक्टर थे और जिनको काटने के बाद ये रेशियो बने हैं। एक्चुअली क्या होता है, रेशियो निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं ना, तो वो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद 9, 11 और 13 आया है। तो x हमने कॉमन फैक्टर सपोज कर लिया, तो 9x, 11x, 13x, सम जो है वो 132 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर ये 13 + 11 ये हो गया 24, 33 हो गया। तो 33x = कितना आ गया, 132 आ गया। ठीक है, तो हम अगर 33 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x = 4। तो अब जो है हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ आपती एंड ब्राह्मी। आपती का 9x है और ब्राह्मी का 11x है, दोनों को मिलके कितना आ गया, 20x हो गया सम। ठीक है, रिक्वायर्ड सम कह सकते हैं, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दीजिए। रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 20x, तो ये आ जाएगा 20 × 4 यानी कि 80। तो 80 ईयर्स जो है उनका सम है, द सम ऑफ एजेस ऑफ आपती एंड ब्राह्मी है। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सम ऑफ 2 numbers is 260 and their difference is 10. What is the product of 2 numbers? Very easy question. यहाँ पर क्या है, sum of 2 numbers is 260, मतलब x एक नंबर ले लेते हैं, y एक नंबर ले लेते हैं, सम दोनों का 260 है। their difference मतलब x माइनस y ले लेते हैं, वो 10 ले लेते हैं। सपोज नहीं करना है, ये 10 दिया हुआ है, सम भी 260 दिया हुआ है, हमने नंबर सपोज कर लिए सिर्फ x और y। तो x + y 260 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का सम जो है 260 दिया हुआ था। डिफरेंस 10 का है तो x - y 10 का हो गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब हमें x × y निकालना है। ठीक है बात, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट अस ऐड दीज 2 इक्वेशंस। तो आपके पास यहाँ पर 2x = कितना आ गया, 270 हो गया। 260 + 10 270 हो गया।
x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 270/2 यानी कि 135। x की वैल्यू आ चुकी है। फिर y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू किसी में भी डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस 10। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये वाले इक्वेशन में y इधर ले गए 10 इधर ले गए, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 10 यानी कि ये आ गया 125। अब हमें x इंटू वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 इंटू 125 करना पड़ेगा। 135 इंटू 125 जब हम कराते हैं तो हमें मिलता है 57861, तो ये आ गया 16875 यानी कि 16,875। फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात। फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15, एक्स ओ वाई आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट जेड। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, उस पर एक्स ओ वाई हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसमें एक्स है, ओ है और वाई है, राइट। फिर जेड जो है इज अ लाइन नॉट लाइंग, जेड इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन एक्स ओ वाई पे जेड कोई पॉइंट है जो कि लाई नहीं कर रहा है, तो ये हम जेड यहाँ ले लेते हैं, मान रखिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स ओ जेड जो है वो 40 डिग्री है, एक्स ओ जेड 40 डिग्री है, तो जेड को इधर लेना ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मत लीजिए ये, क्योंकि 40 डिग्री ये बनना चाहिए ना, ये वाला, ये 40 डिग्री बन गया, ये जेड बन गया। ओ ए ओ बी आर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स ओ जेड का इंटरनल बाइसेक्टर है ये ए हो गया, और ओ बी जो है वो वाई ओ जेड का ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ये बी ले लिया। ठीक है, तो ओ बी जो है हमारा ये इसका बाइसेक्टर है, ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ये 40 है तो ये 140 है। ठीक है, 140 है, तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, टोटल 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है बी पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। इसमें हमें ए का तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, पर उन्होंने दिया हुआ था, चलिए थोड़ा बढ़ाने के लिए कई बार ये ऐसा काम करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वाई ओ जेड जो है, वाई ओ जेड का जो बाइसेक्टर है ओ बी, वहीं से बी ओ वाई बना है। देखिए बी ओ वाई, ओ इधर रख लेते हैं, यहाँ पर है, इसको इधर कर लेते हैं, तो बी ओ वाई देखिए 70 डिग्री है, तो इस तरह से हमारा बी ओ वाई जो है 70 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द नंबर्स एक्स वाई जेड आर सच दैट 2/3 ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 2/3 ऑफ एक्स, तो 2/3 ऑफ एक्स ये 75/100 ऑफ वाई, और ये 150 मतलब 150% है, तो 150/100 लिख लीजिए आप, या फिर 3/2 कर लीजिए, 3/2 ऑफ जेड। ठीक है, ये सभी बराबर दिए हुए हैं, और ये 25 से 3 और ये 4, तो 3/4 हो गया, ये 2/3 है। 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/2 ऑफ जेड है। तो हमें रेशियो निकालना है एक्स वाई और जेड का, तो वो कैसे निकलेगा, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनको के मान लें, ठीक है, तो के मान लेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा 3/2 ऑफ के, y हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 4/3 ऑफ के, और z आ जाएगा 2k/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हमें x इज टू वाई इज टू जेड निकालना है तो बेसिकली इसी का काम आएगा हमारे पास। यहाँ पर 3/2 आएगा, k को हटा देते हैं क्योंकि k तीनों में कॉमन है, तो k हम हटा सकते हैं, तो 3/2, फिर यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 और 3 का, यहाँ देखिए ये 3 है और 2 है, तो 2 3 3 अगर अलग होते तो हमें एलसीएम जो है तीनों का निकालना पड़ता, पर अभी तो 2 और 3 मतलब एक ही बात हो गई, तो 6 इनका एलसीएम है, 6 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ पर जो है 6 × 3/2 इज टू
6 इंटू 4/3 इज टू 6 इंटू 2/3। क्या कर रहे हैं हम, इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 9, ठीक है, इज टू 8 इज टू 4। तो यही रेशियो हो गया 9 इज टू 8 इज टू 4। अगर ऑप्शन वाइज देखें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है 9 इज टू 8 इज टू 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls of a room of length 45 feet and breadth 20 feet at ₹5 per square feet is ₹6,500। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। हमें रूम की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कॉस्ट निकालने के लिए, हाइट ऑफ द रूम निकालने के लिए हम कॉस्ट का यूज करेंगे। पहले ये देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है 4 वॉल्स यानी कि 4 वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल आपको बताया गया था कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर इनटू हाइट हो गया। अब देखिए पेरीमीटर के लिए क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। और हाइट को हम अगर एच सपोज कर लेते हैं तो हमें जो है यहाँ पर 2 एल जो है, देखिए एल लेंथ 45, ठीक है, और ब्रेड्थ जो है 20, ठीक है, और एच दिया हुआ है। फिर जो है आखिर हम इस चीज का कैसे यूज करेंगे, तो 6500 उसका टोटल कॉस्ट लग गया, रेट जो है 5 है, तो पर यूनिट एरिया जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है तो वो कितना निकल जाएगा, ये 5 से कैंसिल करा देंगे तो 1300 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो है अब क्या आ गया, बेसिकली 1300 इज इक्वल टू 2 और ये है 65, ठीक है, और इंटू एच है। तो 65 इंटू 2 जो है 130 होता है। तो एच हमारा कितना आ जाएगा 1300 बाई 2 इंटू 65, 65 20, 2 से ये 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो 10 फीट जो है वो हाइट ऑफ द वॉल हो गया। तो ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे पास कि इफ अ स्ट्रेट लाइन L1 मेक्स एन एंगल ऑफ एंगल A greater than 0 with its positive direction of x-axis, then find the measure of acute angle made by a straight line L2 perpendicular to L1 with the y-axis। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास L1 जो है मेक्स एन एंगल A with the positive direction of x-axis। तो यहाँ पर ये बना लिया। अब जो है ये मान रखिए कि हमने ऐसे बना लिया, तो हम इसको L1 ले लेते हैं। तो ये जो है L1 लिया। अब ये कह रहे हैं कि x एक्सिस के साथ जो है A एंगल बना रहा है, ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन L2 परपेंडिकुलर टू L1। अब L1 पे परपेंडिकुलर कोई हमने अगर बनाया तो ये जो है 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, है ना। तो हमारे पास ये जो है ये टोटल कितना बनेगा, ये हमारे पास ये 90 डिग्री ही होगा, है ना। और ये जो भी एंगल होगा, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये वाले एंगल, यही वाला एंगल कह रहे हैं ना, ये देखिए L2 हमारे पास ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो है L2 हम इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये वाला एक्यूट एंगल हमें चाहिए, ये तो 90 है ही हमारे पास। अच्छा ये A है एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई है, ये A है, तो ये हो जाएगा A माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होगा, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल माइनस ये कराएंगे तो ये मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल जो है
ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, a माइनस 90 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। फिर ये 90 है, तो ये बेसिकली ये पूरा मिलके कितना हो गया, ये पूरा मिलके हो गया a, है ना, ये पूरा a हो गया। और ये पूरा ये भी मिला दें तो ये पूरा 180 होना चाहिए था। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 400 फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 1300 फॉर फर्स्ट 3 years। फाइंड द सम इफ द रेट इज सेम इन बोथ द केसेस। अब देखिए यहाँ पर दोनों केसेस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा हुआ है और हमें पूछ रहे हैं कि कितना सम है, ठीक है। तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे लेंदी है, आपको अगर ये समय रहे तभी आप इनको अटेम्प्ट करिए। अभी मार्क करके छोड़ दीजिए, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप मार्क करके इसको छोड़ दीजिए। जब आपके पास पूरा काम हो जाए उसके बाद फिर आए इस पे और फिर देखें, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इक्वेशंस इसमें फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले तो P मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 प्लस आर बाय 100 है। 2 years के लिए इंटरेस्ट ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और फिर डिफरेंस उसका PTR से है कितना, 400 है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, P देखिए तीनों में कॉमन है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये P हम कॉमन लेके उधर ले जाते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2r बाय 100, और ये है इक्वल टू 400 बाय P, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम इसको खोल करके देखते हैं कि कितना बन रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर प्लस 2r बाय 100 माइनस 1 माइनस 2r बाय 100, और ये इक्वल टू है 400 बाय P के बराबर, ठीक है। अब ये 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2r बाय 100 भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास r बाय 100 का स्क्वायर लेफ्ट में और 400 बाय P बचा हुआ है राइट साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो r बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 बाय रूट अंडर ऑफ P हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब जो है हम दूसरे वाले कंडीशन से निकालेंगे, इसीलिए ये बड़ा है क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पर P है 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब लेंगे, माइनस P लेंगे, माइनस P इंटू 3 इंटू आर लेंगे, अपॉन में 100 कराएंगे, और ये इक्वल टू 1300 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही काम करते हैं, ये देखिए P तीनों जगहों पे है, ले जाके उधर डिवाइड करा देते हैं। तो ये 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3r बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1300 बाय P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, इसको खोल लेते पहले, राइट। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3r बाय 100 और इज इक्वल टू 1300 बाय P हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, फिर ये देखिए 3r बाय 100 ही है ये पूरा, ये 3r बाय 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 3r स्क्वायर, एक 3r स्क्वायर बाय 100 हो गया, और ये तो ये है 3r स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर हो गया, और प्लस r क्यूब बाय 100 क्यूब हो गया,
और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1300 बाय पी के बराबर। समझ रहे हैं आप? अब जो है अगर देखें तो हम आर की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। आर जो है हमारा बेसिकली आर बाय 100, बेसिकली आर बाय 100 जो है वो 20 बाय पी है। ये तो चलिए आर स्क्वायर ही है, तो उसको हम 400 बाय पी डाल देंगे, 3 रहने देंगे, तो 3 इंटू ये आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर की जगह पे 400 बाय पी डाल देते हैं, 400 बाय पी डाल दिया, प्लस आर क्यूब बाय 100 क्यूब, तो आर बाय 100, तो ये 20 क्यूब मतलब ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और यहाँ पर पी रूट पी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये हो गया और इक्वल टू में है 1300 बाय पी। ठीक, तो जब हम इनको निकालेंगे, ये देखिए 1200 हो गया ना, ये बाय पी है, इसको उधर ले जाके माइनस कराएंगे, तो ये आ जाएगा 8000 बाय पी रूट पी इज इक्वल टू 100 बाय पी। ठीक है, पी पी से कैंसिल हो गया, ये देखिए 100 से ये कैंसिल हो गया, तो रूट पी जो है 80 के बराबर है। तो अब आप बताइए, अगर रूट पी जो है 80 के बराबर है तो पी कितना हो जाएगा? ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6400 हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 6400 निकल आया। समझ में आई बात? तो ये ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये लेंदी था, इसको और कोई दूसरा तरीका नहीं है करने का, तो इसीलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एट द एंड, एंड 6400 हमारा आंसर हो गया, ए पार्ट हमारा करेक्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेट अस नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। If 20x square minus 39x plus 18y square is equal to 0, then find the value of x, y, y। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया हुआ है, पिछले कोई भी सेट में किया हुआ है हमने, मुझे ध्यान आ रहा है। तो उसमें जो भी मेथड लगाया था उससे अभी डिफरेंट मेथड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20x स्क्वायर है माइनस 39x है प्लस 18y स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। तो एक काम करिए, सबसे पहले तो आप वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करा दीजिए, तो 20x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 39x वाई है, यहाँ पर ये मिसप्रिंटेड है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर कराएंगे इज इक्वल टू 18 प्लस 18y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, यही होगा इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पर वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो जो अब जो है ये क्या आ गया 20 है, तो 20x बाय वाई का होल स्क्वायर माइनस 39x बाय वाई, क्योंकि एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप। उसके बाद जो है ये अगर हम p मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 20p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 39p हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर 18 और इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, तो 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब 360 के लिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, 182 है तो 90 हो गया, 2 है तो 45 हो गया, तो 3 है तो 15 हो गया, 3 है तो 5 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 5 3 जा 15 और यहाँ पर 3 2 जा 6 और 4 24 हो गया। तो यहाँ पर 20p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 15p प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 तो आ ही रहा है, p भी आ रहा है, तो ये 5p बचेगा, माइनस 6 बचेगा, माइनस इधर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5p और यहाँ पर माइनस 6, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है यहाँ पर, तो ये वाला प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर p की वैल्यू निकाल रहे हैं
तो एक तो 3/4 निकलेगा। एक्चुअली हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 4p, यहाँ पर -3 एक फैक्टर है, जबकि दूसरा फैक्टर है 5p-6, ठीक है, 5p-6, और ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 एक आएगा, जबकि 6/5 दूसरा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर p ही तो x/y है। देखिए आप, p को ही ना हम x/y को ही p मान लिया है ना हमने। तो x/y की वैल्यू या तो 3/4 आया है या फिर 6/5 आया है। तो आपका जो है यहाँ पर 3/4 ऑप्शन में नहीं है, बट 6/5 है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हमने सेट 12 पूरा कर लिया। सेट 12 के 20 क्वेश्चंस हमने, जो कि झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम के थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। बहुत ही जल्द आपको 13th सेट भी मिल जाएगा। 13th सेट ऑफ दिस JSSC प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथ्स सीरीज है, उसका 13th सेट बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।